गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ECL-LGS 5.0। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आया है ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इसलिए यूनियन कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 जो है वो अप्रूव कर दी है, ताकि लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जा सके डिस्ट्रेस सेक्टर्स को, खासकर MSMEs और एविएशन को। अब ये स्कीम मई 2020 में लॉन्च की गई थी पहली बार, कोविड के टाइम पर, ताकि कोलेट्रल फ्री गवर्नमेंट गारंटेड लोन्स दिए जा सके बिजनेसेस को जो लिक्विडिटी स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। ओवर टाइम इस स्कीम को एक्सपैंड करके हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन में भी एक्सपैंड कर दिया गया। अभी तक 1.1 करोड़ MSMEs इससे बेनिफिट ले चुके हैं और 3.7 लाख करोड़ क्रेडिट एक्सटेंड हो चुका है। अब अगर हम देखें तो टारगेट है कि एडिशनल क्रेडिट फ्लो 2.55 लाख करोड़ का किया जाए, और गवर्नमेंट गारंटी कॉस्ट जो है वो 18,000 करोड़ इसमें होगी, मतलब फिस्कल आउटले जो है इसका 5,000 करोड़ जो है वो स्पेसिफिकली एयरलाइन सेक्टर के लिए ही एलोकेट किए जाएंगे। MSMEs और नॉन MSMEs जो हैं और शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस जो हैं इसके बेनिफिशरीज होंगे। 100% गारंटी जो है वो MSMEs को दी जाएगी, 90% गारंटी जो है वो नॉन MSMEs को दी जाएगी और एयरलाइंस को दी जाएगी। 5 साल तक MSMEs और नॉन MSMEs को का जो है लोन का टर्म होगा और 1 साल का मॉरेटोरियम होगा। 7 साल जो है वो एयरलाइंस के लिए रखा गया और उनके लिए मॉरेटोरियम 2 साल रखा गया है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट का कैप होगा 9% बैंक्स के लिए, मैक्सिमम 13% या 0.75% जो है वो अबव बेंचमार्क रेट होगा फॉर NBFCs। ज़ीरो गारंटी फ़ी होगी इसमें, ठीक है। तो बनाया इसलिए गया इस स्कीम को ताकि टारगेटेड सपोर्ट दिया जा सके हाईली वल्नरेबल सेक्टर्स जैसे MSMEs और एविएशन को। ये सेक्टर जो है हाईली सेंसिटिव है, फ्यूल जो एविएशन सेक्टर है वो हाईली सेंसिटिव है फ्यूल प्राइस वॉलेटिलिटी को, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस को, इसलिए उसे हेल्प की ज़रूरत है। फिजिकल बर्डन इसमें 18,000 करोड़ का होगा, जो है वो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। अब इस स्कीम में डर है कि ओवर बोरोइंग भी हो सकती है, मिस एलोकेशन भी हो सकता है क्रेडिट का। फर्म्स जो है वो इवन बोरो करने से हेजिटेट भी कर सकती हैं। हैवी फोकस रहेगा MSMEs और एविएशन पर, तो बाकी के स्ट्रेस सेक्टर्स का क्या होगा। तो वे फॉरवर्ड यही है कि ये इंश्योर किया जाए कि क्रेडिट जो है वो जेनुअनली स्ट्रेस्ड फर्म्स तक पहुँचे, कंजम्पशन बूस्ट हो, एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो अलॉन्ग साइड क्रेडिट सप्लाई। एक्सटेंड किया जाए सपोर्ट बाकी के वल्नरेबल इंडस्ट्रीज़ को भी अगर ज़रूरत पड़े तो। रेगुलर ऑडिट और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इकोसाइड। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टर्म इकोसाइड जो है वो अटेंशन गेन कर रहा है क्योंकि लेबनान और ईरान ने इसराइल को एक्यूज़ किया है कि उन्होंने सिवियर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की है ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। तो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक इकोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए एक सेपरेट इंटरनेशनल क्राइम अंडर द ICC फ्रेमवर्क। इकोसाइड का मतलब क्या हुआ? सिवियर और लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं। कॉमनली इनको हम एसोसिएट करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स से, वॉर रिलेटेड डैमेज से, एक्शंस जिनसे कि डिवास्टेट हो सकते हैं इकोसिस्टम्स। वियतनाम जो है पहली कंट्री बना जिसने कि इकोसाइड को डोमेस्टिक लॉ में रिकॉग्नाइज किया 1990 में। 2021 में एक्सपर्ट्स ने प्रपोज किया कि इकोसाइड को डिफाइन किया जाए एज अनलॉफुल और रेकलेस एक्ट्स जो अवेयरनेस के साथ कमिट किए जाते हैं। इकोसाइड जो है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है एज एन इंटरनेशनल लॉ अभी तक ग्लोबल लॉ के अंदर। तो इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अंदर प्रोविजंस हैं जैसे जो कि सिवियर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को एड्रेस करते हैं। अब ICC का जो रोम स्टैट्यूट है वो क्लासीफाई करता है अटैक्स जो कि वाइड स्प्रेड लॉन्ग टर्म या सिवियर इन्वायरमेंटल डैमेज कर दें, उन्हें वॉर क्राइम्स मानता है। जिनीवा कन्वेंशन भी जो है वो ऐसे वॉरफेयर मेथड्स को प्रोहिबिट करता है जो मेजर इन्वायरमेंटल हार्म करते हैं। इवन एनमॉड भी बैन करता है ऐसी डेलिबरेट मैनिपुलेशन नेचुरल प्रोसेसेस की, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल हार्म जो है वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी और क्रॉस बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। जैसे कि अगर कोई पॉल्यूट कर रहा है रिवर को, क्रॉस बॉर्डर रिवर को, तो वो जो है उसको उसमें लीगल ऑब्लिगेशन मानी जाती है स्टेट्स की। एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ जो है वो लार्जली एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मतलब कि वो सिर्फ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को इसलिए ही ट्रीट करते हैं क्योंकि उससे हार्म होता है ह्यूमन बींग्स को। लेकिन इकोसाइड का कह रहा है कि इन्वायरमेंट इटसेल्फ जो है विक्टिम है, उसको रिकोगनाइज करो, ठीक है। तो करंट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क जो है वो सिर्फ पार्शियल प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। एक मेजर हर्डल है ज्यूरिसडिक्शन का। अब जैसे ईरान और लेबनान वो तो पार्टीज ही नहीं है ICC के, तो वो कैसे प्रोसिक्यूशन करेंगे फिर इकोसाइड का। तो बहुत से इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स जो है वो कोई डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इम्पोज नहीं कर पाते हैं लार्ज स्केल इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की। चाहे कोई जो लीगल फ्रेमवर्क्स जो हैं कोई डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन ना करे, लेकिन फिर भी जो है कम से कम अगर हम फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे इकोसाइड को तो उससे अकाउंटेबिलिटी तो इम्प्रूव होगी। चाहे लिमिटेड इन्फोर्समेंट हो तो उससे जो है कम से कम लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स तो एस्टैब्लिश होंगे। IUCN जो है उन्होंने भी कुछ मोशंस पास किए हैं कि रिकॉग्नाइज करो इकोसाइड को एज अ क्राइम।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उद्गम पोर्टल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आरबीआई ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि 30 बैंक जो हैं वो इंटीग्रेट हो चुके हैं इन सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम में। उद्गम पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो डेवलप किया गया है आरबीआई द्वारा। ये फैसिलिटेट करता है रजिस्टर्ड यूजर्स को कि वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या अकाउंट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एट वन प्लेस एक सेंट्रलाइज मैनर में फैसिलिटेट करें। और 30 बैंक्स जो हैं वो जो कि 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को कवर करते हैं वो उनको इसमें पार्ट बना लिया गया है। जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या अकाउंट्स हैं जो पार्ट हैं डीईए फंड का आरबीआई के, उनको उद्गम पोर्टल पर सर्च किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू बोथ इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या हैं? वो फंड्स जो कि सेविंग्स या करंट अकाउंट्स में हैं या एफडीज में हैं जो कि इनएक्टिव हैं पिछले 10 सालों से, उनको हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समर्थ पंचायत पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रोल आउट जो है एक्सपैंड कर रही है समर्थ पंचायत पोर्टल का उन स्टेट्स में जो कि जो कि असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये डिजिटली एम्पावर करते हैं पंचायत को ताकि कलेक्ट और मॉनिटर हो सके रेवेन्यू अंडर देयर ओन सोर्स रेवेन्यू फ्रेमवर्क। ये फैसिलिटेट करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एंड लोकल गवर्नेंस ऑफ पंचायत। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंडर आते हैं। अब ओन सोर्स रेवेन्यू क्या है? बेसिकली ग्राम पंचायत जो लोकल सोर्सेज जैसे टैक्सेस, सर्विस चार्ज, रेंट्स, लीजेस और फीस से जो इनकम जनरेट करती है उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में रिसेंटली विक्रम जो कि एक 21 साल का बंगाल टाइगर था, उसकी डेथ हुई है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ये पार्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। एस्टैब्लिश किया गया 1936 में एज हेली नेशनल पार्क। इसको बाद में रीनेम किया गया 1957 में इन मेमोरी ऑफ जिम कॉर्बेट। ये अकेला ऐसा नेशनल पार्क है इंडिया में जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी आता है, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी इनफैक्ट शुरू हुआ था। रामगंगा रिवर यहाँ के वेस्ट में बहती है, कोसी रिवर जो है इसके एडजेसेंट बहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दौर्जिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भूटान गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है $15 मिलियन के दौर्जिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, कुरीचू रिवर पर ईस्टर्न भूटान में बनाया जा रहा है। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, अंडरग्राउंड पावर हाउस होगा जिसमें 6 फ्रांसिस टर्बाइंस होंगी। वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है। जॉइंट वेंचर है बिटवीन भूटान के जो डीजीपीसी और इंडिया का टाटा पावर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेक चैड। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 23 चैडियन सोल्जर्स जो हैं वो मर गए हैं और जो है 26 इंजर हुए हैं बोको हराम के अटैक में लेक चैड के पास। तो ये लेक चैड जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, सेमी एरिड साहिल रीजन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। ये वेस्टर्न चैड में वंस ये एक टाइम पर ये 6th लार्जेस्ट लेक होती थी, बट धीरे धीरे ड्रॉट बढ़ी और इसका वाटर बहुत ज़्यादा जब यूज़ हुआ तो ये श्रंक हो चुके हैं ड्रामेटिकली। और चारी रिवर जो है वो इसकी मेन फीडिंग रिवर है, इस लेक में वो फीड करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी है उसने अनाउंस किया है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम कि वो एक्सपैंड किया जाएगा कवर करने के लिए कोल माइंस और वेस्ट फैसिलिटीज़ को। तो मीथेन अलर्ट और रिस्पांस सिस्टम डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म है जो यूएनईपी के इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी मिशन का पार्ट है। तो ये ओपन, रिलायबल और एक्शनेबल डेटा देता है जो कि ताकि रिड्यूस हो सके एमिशंस। ठीक है, तो ये पहला पब्लिक ग्लोबल सैटेलाइट डिटेक्शन और नोटिफिकेशन सिस्टम है जो एक्शनेबल डेटा देता है वेरी लार्ज मीथेन एमिशंस को अराउंड द वर्ल्ड। इसको अनाउंस किया गया था COP 27 में 2022 में। और ये यूज़ करता है सैटेलाइट ताकि स्कैन हो सके ग्लोब फॉर मेजर एमिशन सोर्सेज और अलर्ट करता है कंट्रीज़ और कंपनीज़ को कि वो मीथेन एक्शन और एक्शन प्लान्स बना सकें इसके हिसाब से। तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी क्या है? G20 लीडर्स समिट में 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको ये फोकस्ड है इनिशियली सिर्फ एमिशंस ऑन ऑफ मीथेन ऑन फ्रॉम फॉसिल इंडस्ट्रीज, बाद में इसे जो है एक्सपैंड कर दिया गया इसके स्कोप को। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is ECLGS 5.0. This topic is important for your economy section. So in response to the economic stress which has been triggered by the ongoing West Asia conflict, the Union Cabinet has approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme to ensure liquidity support to distressed sectors, particularly MSMEs and aviation. So this scheme was launched in 2020 May
actually under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan during COVID pandemic. The aim is to provide collateral-free government-guaranteed loans to businesses who are facing liquidity stress. Over time, it was expanded to include sectors like healthcare, hospitality, tourism, aviation. So far, 1.1 crore MSMEs have benefited from it, and 3.7 lakh crore credit has been extended. Okay, so target now under the 5.0 scheme is to ensure additional credit flow of 2.55 lakh crore. Government guarantee cost or fiscal outlay will be 18,000 crore, and out of that, 5,000 crore is meant for airline sector. So MSMEs and non-MSMEs and scheduled passenger airlines will be the major beneficiaries of it. 100% guarantee will be given for MSMEs, 90% guarantee will be given for non-MSMEs and airlines. So loan term will be 5 years for MSMEs and non-MSMEs, including a moratorium of 1 year, and 7 years for airlines, including a moratorium of 2 years. So the interest rate cap will be 9% for banks, and 13% for or 0.75% above benchmark rate for NBFCs. There will be zero guarantee fee. Okay, this scheme will give targeted support to highly vulnerable sectors like MSMEs and aviation. And as the sector is this airline sector is highly sensitive to fuel price volatility, geopolitical disruptions, the scheme also ensures operational continuity and connectivity. So about 18,000 crore guarantee cost will be added to contingent liabilities of the government, and this all risk scheme also risks over borrowing or misallocation of credit. Firms may also hesitate to borrow because of uncertain demand conditions. There is heavy focus on MSMEs and aviation, so why not other sectors are not represented under the scheme? So the way forward is to ensure that credit reaches genuinely stressed firms, boost consumption and export alongside credit supply, extend support to other vulnerable industries if needed, conduct regular audits and performance tracking to prevent misuse. Okay. So the next topic is ecocide. This topic is important for your international relations and environment section. So the term ecocide has gained renewed attention because Lebanon and Iran has accused Israel of causing severe environmental destruction during military operations. So legal experts are pushing for ecocide to be recognized as a separate international crime under the ICC framework. Ecocide basically refers to the severe and large-scale environmental destruction caused by human activities. It is commonly associated with industrial disasters, war-related damage, or actions which devastate ecosystems. Vietnam became the first country to include ecocide in domestic law in 1990. In 2021, experts proposed defining ecocide as unlawful or reckless acts committed with awareness. Ecocide is still not formally recognized as an international crime under global law. International law contains provisions to address severe environmental destruction. For example, the Rome Statute of ICC classifies attacks which cause widespread, long-term and severe environmental damage as war crimes. Geneva Convention prohibits warfare methods causing major environmental harm, while UNMOD bans deliberate manipulation of natural processes with severe consequences. Environmental harm can also be challenged through the principles of state sovereignty and cross-border responsibility. Under traditional international law, actions like polluting rivers flowing into another country can constitute violations of legal obligations between states. Existing international laws are mostly anthropocentric. Basically, they treat environmental destruction mainly as a crime because it harms human beings. Ecocide seeks to recognize the environment itself as a victim deserving independent legal protection. So currently, international legal frameworks provide only partial protection. Another major hurdle is jurisdiction. Countries like Iran and Lebanon are not parties to the ICC, making prosecution difficult. Most international environmental agreements do not impose direct international criminal liability for large-scale ecological destruction. Despite evolving legal frameworks, no direct prosecution has yet occurred for environmental destruction caused by war, which raises doubt about whether formally recognizing ecocide under international criminal law would automatically improve accountability. Even with limited enforcement, recognizing ecocide can still serve as an important role by establishing legal and ethical standards. So even IUCN has passed motions recognizing ecocide as a crime.
So the next topic is Udgam portal. This topic is important for your economy section. So RBI has recently told Supreme Court that 30 banks have been integrated into its centralized web portal Udgam. Udgam is an online portal developed by the RBI to facilitate the registered users to search for unclaimed deposits or accounts across multiple banks at one place in a centralized manner. There are 30 banks and they cover around 90% of the unclaimed deposits. Okay, all unclaimed deposits or accounts which are part of the DEA fund where all unclaimed deposits or accounts which are part of the DEA fund of RBI can be searched in the Udgam portal. It provides information related to both individual and non-individual category of unclaimed deposits. So what are unclaimed deposits? Basically, these are the funds which are held in savings or current accounts which have remained inactive for a duration of 10 years and or in the case of fixed deposits which have not been withdrawn within 10 years from the maturity date. So the next topic is Samarth Panchayat portal. This topic is important for your governance section. So central government is set to expand the rollout of its Samarth Panchayat portal to states including Assam, Uttar Pradesh and Maharashtra. It is a unified digital platform designed to empower Panchayati Raj institutions with efficient governance tools. The aim is to digitally empower the panchayats to efficiently collect and monitor revenue under the own source revenue framework. It shall facilitate in strengthening the financial capabilities and local governance of panchayats and nodal ministries, Ministry of Panchayati Raj. So what is OSR? It is basically the income which is generated by Gram Panchayats from local sources like taxation, service charges, rents, leases, and fees. So the next topic is Jim Corbett National Park. This topic is important for your environment section. Uttarakhand has recently witnessed the death of Vikram, a 21-year-old Bengal tiger. So Jim Corbett National Park is located on the foothills of Himalayas in the Nainital district of Uttarakhand. It is part of the Corbett Tiger Reserve. It was established in 1936 as Haley National Park and it was later renamed in 1957 in memory of Jim Corbett. So it is not only the first national park of India, but also the first to come under Project Tiger. The Ram Ganga River flows west to it, and the Kosi River runs adjacent to this park. So the next topic is Dorjilung Hydroelectric Power Project. This topic is important for our economy section. Bhutan government and World Bank have recently signed financing agreements worth $515 million. So this is a run-of-the-river project to be built on Kurichu River of eastern Bhutan. It is a concrete gravity dam and an underground powerhouse housing 6 Francis turbines. This project is financed by the World Bank. It is a joint venture between Bhutan's DGPC and India's Tata Power. Okay. So the next topic is Lake Chad. This topic is important for your environment section. At least 23 Chadian soldiers have been killed and 26 injured in a Boko Haram attack on a military post in Chad's Lake Chad region. So Lake Chad is a freshwater lake in semi-arid Sahel region of West Central Africa. It is located in Western Chad. It was once the 6th largest lake in the world, but prolonged drought and increased water use has shrunk this lake dramatically. Chari River is the main river feeding into this lake. So the next topic is Methane Alert and Response System. This topic is important for your environment section. Recently, United Nations Environment Programme International Methane Emissions Observatory has announced that its methane alert and response system will be expanded to cover coal mines and waste facilities. So this methane alert and response system is the data to action platform set up as part of UNEP's International Methane Emissions Observatory mission. It aims to put open, reliable and actionable data into the hands of those who can reduce emissions. It is the first public global satellite detection and notification system. It was announced at the COP27 in 2022. It uses satellite to scan the globe for major emission sources. What is International Methane Emissions Observatory? It was launched at G20 Leaders Summit in 2021. It was focused initially on emissions from methane from the fossil industry, but later on it was expanded to other sectors as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.